क्रिस्टोफर कोलंबस, ये नाम तो हम सब ने सुना है ना? पर इनकी असली कहानी वो अक्सर मिथकों और कह सकते हैं गलतफहमियों के धुंध में कहीं खो जाती है। सच तो ये है कि उनकी यात्राओं ने सिर्फ दुनिया का नक्शा ही नहीं बदला, बल्कि इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। और इसके जो नतीजे हुए वो शायद कोलंबस ने खुद भी कभी नहीं सोचे होंगे। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। हम कोलंबस की जिंदगी को 5 हिस्सों में समझेंगे, उनकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशों से लेकर उनकी विवादित विरासत तक। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या था जिसने जेनुआ के एक बुनकर के बेटे को, जिनका असली नाम क्रिस्टोबल कोलोन था, उस अनजान समंदर में उतरने पर मजबूर कर दिया? क्या वजह थी इसके पीछे? अच्छा, तो कहानी की शुरुआत होती है 15वीं शताब्दी के जनोआ से। सोचिए, एक वक्त था जब ये एक बहुत बड़ी समुद्री ताकत हुआ करता था, पर अब इसके बुरे दिन चल रहे थे। तुर्कों ने पूरब के सारे व्यापारिक रास्ते बंद कर दिए थे, और इसी उथल-पुथल भरे माहौल में एक नौजवान क्रिस्टोफर कोलंबस बड़े बड़े सपने देख रहा था। वो सिर्फ नाम के लिए एक बुनकर के बेटे नहीं थे। असल में उनका घर तो समंदर था। छोटी उम्र से ही उन्होंने जहाज चलाना, दिशाओं को समझना, मतलब नेविगेशन की हर बारीकी सीख ली थी। और यही हुनर आगे चलकर उनकी किस्मत लिखने वाला था। और एक और बहुत दिलचस्प बात, वो एक कार्टोग्राफर भी थे, मतलब नक्शे बनाने का काम करते थे। अब ये काम इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इससे उन्हें सिर्फ मौजूदा दुनिया को देखने का नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया की कल्पना करने का मौका मिला जो नक्शों पर थी ही नहीं, जो बाकियों की सूझ से कोसों दूर थी। और बस इसी कल्पना ने उनके जुनून को हवा दे दी। एक ऐसा जुनून कि पश्चिम की तरफ से होकर एशिया पहुंचना है। एक ऐसा आइडिया था जिसे लेकर वो यूरोप के हर राजा महाराजा के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। लेकिन यहाँ एक पेच था। उनकी पूरी की पूरी योजना असल में एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर आधारित थी। वो जिन नक्शों और सिद्धांतों पर यकीन कर रहे थे, उनके हिसाब से दुनिया का साइज असलियत से कहीं छोटा था। उन्हें लगता था जापान बस कुछ ही दूर है। आप सोचिए, करीब 10 साल तक कोलंबस को हर जगह से ना सुनने को मिला। पुर्तगाल ने मना कर दिया, इंग्लैंड ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन वो डटे रहे। और फिर 1492 में जब स्पेन ने ग्रेनेडा पर जीत हासिल की, तब जाकर उनकी किस्मत चमकी। स्पेन को उनके इस आइडिया में एक मौका नजर आया। तो बस स्पेन के राजा रानी से हरी झंडे मिलते ही 3 अगस्त 1492 को 3 छोटे जहाज सांता मारिया, पिंटा और नीनिया एक अनजान सफर पर निकल पड़े। पूरे 33 दिन तक खुले समंदर में सिवाय पानी के कुछ नहीं दिखा। जहाज पर मौजूद लोग अब हिम्मत हारने लगे थे। और तभी ठीक उसी वक्त 12 अक्टूबर 1492 को उन्हें दूर जमीन नजर आई। वो जगह बहामास का एक द्वीप थी जिसे कोलंबस ने नाम दिया सैन सैल्वाडोर। और यहीं पर उनकी पहली मुलाकात हुई वहां के स्थानीय टाइनो लोगों से। शुरू में तो सब कुछ शांतिपूर्ण था। कोलंबस को लगा कि वो इंडिया पहुंच गए हैं, इसलिए उन्होंने वहां के लोगों को इंडियंस कहा। अपनी डायरी में उन्होंने लिखा कि ये लोग अच्छे सेवक बन सकते हैं और इन्हें ईसाई बनाना भी बहुत आसान होगा। कोलंबस ने लिखा भी है कि इन लोगों को ताकत से नहीं बल्कि प्यार से अपने धर्म में लाया जा सकता है। लेकिन ये जो आदर्शवादी बातें थीं, वो बहुत जल्द सोने के लालच और कब्जा करने की हकीकत के सामने फीकी पड़ने वाली थी। फिर हुआ ये कि क्रिसमस की शाम को उनका सबसे बड़ा जहाज सांता मारिया टूट गया। इस मजबूरी में कोलंबस को अपने 39 आदमियों को वहीं छोड़कर जाना पड़ा, और इस तरह बनी अमेरिका में पहली यूरोपीय बस्ती ला नविदाद। लेकिन यह फैसला एक बहुत बड़ी गलती साबित होने वाला था। चलिए अब कहानी के दूसरे दौर में चलते हैं। एक ऐसा दौर जहां खोज का रोमांच बहुत जल्दी जीत, शोषण और अपमान की कड़वी हकीकत में बदल गया। कोलंबस के करियर को हम 4 यात्राओं में देख सकते हैं। पहली थी खोज के लिए, दूसरी थी कब्जा करने के लिए, और हर यात्रा के साथ मुश्किलें और बढ़ती चली गईं। जब कोलंबस 1493 में वापस लौटे तो उन्होंने जो देखा वो भयानक था। ला नाविदा बस्ती जलकर राख हो चुकी थी और उनके सारे आदमी मारे जा चुके थे। हुआ ये था कि सोने और औरतों के चक्कर में उनकी स्थानीय लोगों से लड़ाई हो गई थी। ये एक बहुत बुरा संकेत था। उनकी अगली यात्राएं भी कुछ खास कामयाब नहीं रहीं। न जापान मिला, न सोने की खादानें। तो अब सारा ध्यान इस नई जमीन और यहाँ के लोगों के शोषण पर चला गया। एक सिस्टम बनाया गया,
एनकोमियंडा, जो एक तरह से बंधुआ मजदूरी का ही क्रूर रूप था। और फिर सन 1500 में हालत इतने बिगड़ गए कि स्पेन से एक अफसर को भेजा गया जिसने कोलंबस को ही गिरफ्तार कर लिया। सोचिए, जो आदमी एक हीरो की तरह स्पेन से निकला था, उसे जंजीरों में जकड़कर वापस लाया गया और उससे सारे अधिकार छीन लिए गए। तो आखिर में सवाल यह है कि कोलंबस खुद अपनी इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचता था? क्या वो खुद को कामयाब मानता था? चलिए देखते हैं। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ वो है जो कोलंबस पाना चाहता था और दूसरी तरफ वो जो उसे असल में मिला। देखिए, वो एशिया का रास्ता खोजने निकला था, पर उसे मिला एक नया महाद्वीप। वो सोना चांदी ढूंढ रहा था, पर उसे कुछ खास नहीं मिला। वो इज्जत और रुतबा चाहता था, पर मरते दम तक अपने हक के लिए लड़ता रहा। और सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि जिस इंसान ने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया, वो 1506 में जब मरा तो यही सोचकर मरा कि वो एक नाकामयाब इंसान है। वो अपने वादे के मुताबिक एशिया तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। हाँ, ये सच है कि कोलंबस की यात्रा ने सदियों तक चलने वाले यूरोपीय साम्राज्यवाद की शुरुआत की। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि अगर कोलंबस नहीं होता तो क्या होता? शायद कुछ और नहीं। उस दौर में जॉन कैबोट जैसे दूसरे खोजकर्ता भी निकल चुके थे। मतलब अमेरिका की खोज तो होकर ही रहती। तो हम एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। कोलंबस को हम किस नज़र से देखें? एक महान खोजकर्ता जिसने दुनिया बदल दी, या अपने वक्त का एक ऐसा इंसान जो उस दौर की क्रूरता और लालच का बस एक चेहरा था? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोलंबस की इस उलझी हुई कहानी को समझने में इस विश्लेषण से आपको मदद मिली हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।